ये फ्रांस का रिवॉल्यूशन, इसमें फ्रांस ने जब एबोलिश कर दिया था मोनार्की का राज भी एंड बिकम ए रिपब्लिक। तो अब मोनार्की पहले था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो मोनार्की के अंडर ये काम हो रहा था, मतलब मोनार्की ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, बट राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया। ऑल्दो लुई 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया एंड ही इंटर्ड इनटू द सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्सिया। उसने, लुई 16 राजा थे फ्रांस के, ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिया, बट वो पर्सिया के किंग के साथ सीक्रेट नेगोशिएशन में चले गए, मतलब मिलजुल के उनसे कहा कि हम अब इसे पलटना पड़ेगा। एक्चुअल में लुई 16 नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का राज चले, वो चाहते थे मेरा ही राज चलना चाहिए, तो वो पर्सिया के साथ मिल गए। और जो अदर जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी वहाँ भी राजाओं का राज था, तो वो भी नहीं चाहते थे कि लोग इस तरह से राजाओं को हटा दें उनकी जगह से, क्योंकि उनके भी लिए भी ये दिक्कत की बात थी। तो रूलर्स ऑफ द अदर्स नेबरिंग कंट्रीज टू वरीड, जो नेबरिंग कंट्रीज़ के राजा थे उन्हें वो भी चिंता करने लगे फिर कि यहाँ से राजा, अगर फ्रांस के राजा को हटा दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन लगा दिया गया है, तो चिंता उनके लिए भी है। तो रूलर्स ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वरीड बाय द डेवलपमेंट ऑफ in France and made plan to send troops to put down the event that had been taking place in there since summer of 1789। तो उन्होंने सोचा हम अपनी सेना को भेजते हैं और ये सब चीज़ ठीक कराते हैं, मतलब फिर से राजा को राज चलाते हैं और लुई 16 को फिर से राजा बनाते हैं। लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया, पर लुई 16 एक्चुअल में ऐसा चाहता नहीं था, तो उसने सीक्रेट नेगोशिएशन किए पर्सिया के राजा से। और जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे उनके उनके लिए भी एक चिंता का विषय था कि अगर राजाओं को हटाना इतना ही आसान होगा, हटाना पॉसिबल होगा, तो फिर उनका भी राज एक दिन ख़त्म जल्दी हो जाएगा। तो वो भी चाहते थे कि अब फ्रांस के ऊपर हमला कर दिया जाए और फिर से राजा का राज चला दिया जाए। बट इसकी खबर लग गई नेशनल असेंबली को, जो फ्रांस में नेशनल असेंबली बनाई थी 30 स्टेट के लोगों ने। बिफोर दिस कुड हैपन, ये हो सकता है उससे पहले नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 और डिक्लेयर कर दिया वार, युद्ध। नेशनल असेंबली को पता लग गया कि ये सब हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, तो उन्होंने खुद ही वॉर कर दिया पर्सिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, क्योंकि वो ही सेना भेजने वाले थे। नेशनल असेंबली में वो लोग थे, वो जनता थी जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आए, मतलब राजा कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे हो गया। उन्हें पता लग गया कि ये दूसरे राजा मिल के सब हमला करने वाले हैं हमारे ऊपर, तो उन्होंने ही, नेशनल असेंबली ने ही डिक्लेयर कर दिया वार कि हम ये युद्ध करेंगे अब पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, कि इससे पहले वो हम पे युद्ध करें, उससे पहले हम उन पे युद्ध कर देते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रंग्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द, फिर युद्ध चला, ऑस्ट्रिया और पर्सिया के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया। तो आर्मी चाहिए, तो जो यंग जनरेशन थी वॉलंटियर्स आए, आर्मी ज्वाइन की। दे सॉ दिस एज ए, उन्होंने जो आर्मी ज्वाइन कर रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था ये एक वॉर है, वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स, ये जनता का वॉर है, लोगों का वो युद्ध है राजाओं के खिलाफ एंड अरिस्टोक्रेसीज के ऑल ओवर यूरोप, क्योंकि वो राजाओं से पहले से ही त्रस्त थे, राजा उन्होंने पहले ही परेशान कर रखा था। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आर्मी ज्वाइन की, और उनकी थिंकिंग ये थी कि हम ये युद्ध जो लड़ रहे हैं राजाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, वो मर्सियलीस गाते हुए उन्होंने, वो उस रास्ते से जब, मतलब अपनी जगह से वो आ रहे थे ज्वाइन करने के लिए आर्मी, तो मर्सियलीस गाते हुए आ रहे थे। ये कंपोज किया किसने, रोजेट डी ले इसले। ये नेशनल एंथम बना लास्ट में फ्रांस का। इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये गाया गया बाय वॉलंटियर्स जो आर्मी ज्वाइन करने वाले आ रहे थे मार्सिलीज से, एज दे मार्च इनटू द पेरिस, मार्सिलीज से पेरिस की साइड आ रहे थे युद्ध में पार्ट लेने के लिए। तो ये सॉन्ग उन्होंने गाया। तो मार्सिलीज इज़ नाउ द नेशनल एंथम द फ्रांस, अब ये फ्रांस की नेशनल एंथम है। उन्होंने पहली बार तब यूज़ किया था ये, जब वो ऑस्ट्रिया और पर्सिया के अगेंस्ट युद्ध में हिस्सा लेने के लिए, आर्मी को ज्वाइन करने के लिए जो यंग पॉपुलेशन थी या पीपल थे वो आ रहे थे, तो वो इसे गाते हुए आ रहे थे।
अब युद्ध हो रहा था, द रिवोल्यूशनरी वॉर्स बट लॉस, तो उसमें इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज आएंगी, लॉस तो होगा ही होगा, पैसा तो ख़त्म होगा ही होगा क्योंकि युद्ध हो रहा है, सब कुछ खर्च हो रहा है। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, जो लोग थे, जो आदमी थे, वो तो युद्ध कर रहे थे, तो घर पे बची औरतें, तो वो मैन वर लेफ्ट। अब वो घर पे औरतें हैं तो उन्हें काम करना पड़ेगा। वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग ए लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। मतलब फैमिली घर कैसे चले, अब घर चलाने के लिए औरतों ने कुछ ना कुछ ढूंढना शुरू किया काम अपने लेवल पे। तो फ्रांस में जो आदमी थे वो तो युद्ध में चलने गए, ज़्यादातर युद्ध में चले गए, और तो फिर घर संभालने का काम करना पड़ा औरतों को। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। अब वो फाइनली युद्ध जीत भी गए थे, बट जो ये रिवोल्यूशन हो रहा था, ये मोनार्की के अगेंस्ट हो रहा था, या जो बड़े बड़े लोगों के खिलाफ हो रहा था, ये उन लोगों का मानना था ये कंटिन्यू अभी रहना चाहिए। क्यों कि रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बट कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक लार्ज पोर्शन ऑफ द पब्लिक पॉपुलेशन बाहर रह गया, क्योंकि सभी को राइट नहीं दिए गए थे, अधिकार नहीं गए थे वोट डालने के। अब जिन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिए गए, वो परेशान कि राज तो अब हमारा है, जनता का है, तब भी हमें ये सब भेदभाव हो रहा है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1791 में, उनमें भी सभी को पॉलिटिकल राइट नहीं दिए गए थे। तो पॉलिटिकल राइट दिए गए थे ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब घूम फिर के पहले राजाओं का राज था, फिर अमीरों का राज हो गया। तो जो पब्लिक थोड़ा कमज़ोर थी, जो ज़्यादा रिच नहीं थी, वो तब भी परेशान थी। तो वो चाह रही थी कि रिवोल्यूशन अभी ख़त्म होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ख़त्म जब करेंगे जब हमें कुछ मिलेगा, हमें कोई अधिकार मिलेगा। क्योंकि वोट डालने का अधिकार अभी भी जो रिचर सेक्शन था सोसाइटी का, उन्हीं के पास था। तो फाइनली सारे रूल वही बनाएंगे फिर भी। तो फिर वो चाह रहे थे कि रिवोल्यूशन चलता रहे आगे भी। इन सब में फिर पॉलिटिकल क्लब सब आ गए एग्जिस्टेंस में, क्योंकि राजा का राज ख़त्म हो गया था। तो पॉलिटिकल क्लब्स बिकम एन इम्पोर्टेंट रेलिंग पॉइंट, जैसे पार्टी हैं ऐसे ही ये थे फॉर पीपल हु विशेस टू डिस्कस गवर्नमेंट की। ये पॉलिटिकल क्लब जो थे पार्टी की तरह थे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्लान जो भी हैं एंड देयर ऑन फॉर्म ऑफ एक्शन, इन सब पे वो डिस्कस करते थे। तो ये उन जो लोग उन पॉलिटिकल जो क्लब बने, वो उसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, ये सब चीज़ें, प्लान, ये सब डिस्कस होती थी। तो बहुत सारे क्लब थे। तो जो मोस्ट सक्सेसफुल क्लब था वो था जैकोबिन्स का। द मेंबर ऑफ द जैकोबिन्स क्लब बिलोंग टू मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल का राज चला था, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ज़्यादातर अधिकार रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही का ही था। तो फिर बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बने, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज अब हैं। तो फेमस क्लब था जैकोबिन्स का। तो जैकोबिन्स का फेमस क्लब वो ये था कि उसमें जो लोग थे वो बिलोंग करते थे मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब वो ग्रुप लोगों का जो अभी तक हर चीज़ में सबसे पीछे था, उन्होंने मिलकर ये पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल क्लब बनाया था। तो फेमस क्लब था ये जैकोबिन्स, जिसे जनता का सपोर्ट हासिल था। तो जैकोबिन्स क्लब में कौन कौन थे? स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिस्ट थे, शू मेकर, मतलब छोटे छोटे काम करने वाले सब इस क्लब में थे। और उन्हें पॉलिटिकल राइट अभी नहीं मिले थे, वोट देने का अधिकार उनके पास अभी नहीं था, क्योंकि वो इतने रिच सेक्शन में नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने ये क्लब बनाया। इसमें थे शू मेकर, पोट्री मेकर, कुक, वॉच मेकर, प्रिंटर, सर्वेंट और डेली वेज वर्कर, सब इस ग्रुप में थे। और इस ग्रुप का लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो जैकोबिन्स जो ग्रुप था, ये लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स, उन्होंने डिसाइड किया कि हम उस तरह कपड़े पहनेंगे जो इनसे अलग होंगे। टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड की ट्राउज़र, लंबी लंबी धारे वाली ट्राउज़र पहना उन्होंने शुरू कर दिया जैकोबिन्स ने, अपने आप को नोबल्स से अलग दिखाने के लिए। क्योंकि नोबल्स कुछ और लंबे लंबे बूट्स जूते पहनते थे, ऊँचे ऊँचे, मतलब घुटनों तक के जूते वो पहनते थे नोबल्स। तो उनसे अपने आप को अलग दिखाने के लिए जैकोबिन्स क्लब्स के जो मेंबर्स थे, उन्होंने लंबी पैंट पहनना शुरू कर दिया, नीचे तक वाली स्ट्रिप, लंबी चौड़ी स्ट्रिप्स वाली नीचे तक की फुल पैंट, ट्राउज़र। तो इन्होंने ऐसा है जो ट्राउज़र पहनना शुरू किया वो ऐसा था, दिस वाज टू सेट
themselves apart from the nobles, नोबल्स से खुद को अलग साबित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि जो नोबल्स पहनते थे वो कहते थे नी ब्रेचेस, मतलब जूते ऐसे जो घुटने तक आ रहे थे। तो जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सेंसक्यूलोटिस। तो जैकोबिन्स को कहा गया सेंसक्यूलोटिस। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि दोज विदाउट नी ब्रेचेस, नी ब्रेचेस पहनते थे नोबल्स, और नोबल्स से परेशान थे जैकोबिन्स वाले, क्योंकि जैकोबिन्स में थे वो पब्लिक जो लोअर सेक्शन को बिलोंग करते थे। तो उन्होंने कहा कि इनका जो फैशन स्टेटमेंट है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। एक्चुअली उन्हें अलाउ भी नहीं था वो यूज़ करना, वो यूज़ नहीं करते थे। तो उन्होंने अपना खुद का फैशन स्टेटमेंट निकाला कि हम लंबे जो स्ट्रिप की मोटे स्ट्रिप्स की वो ट्राउज़र पहनेंगे, पैंट पहनेंगे। तो हम उन्हें कहा गया, जैकोबिन्स को कहा गया सेंसक्यूलोटिस, SENSCULOTTES, जिसका मतलब ये है कि दोज विदाउट नी ब्रेचेस। नी ब्रेचेस पहनते थे नोबल्स और जैकोबिन्स पहनते थे वो ट्राउज़र्स। तो सेंसक्यूलोटिस कहा गया जैकोबिन्स को, जिसका मतलब ये है दोज विदाउट नी ब्रेचेस। सेंसक्यूलोटिस जो मैन थे वोर इन एडिशन द रेड कैप, वो लाल टोपी भी पहनते थे। जैकोबिन्स जो सिंबलाइज करता था लिबर्टी को, आज़ादी को। तो जैकोबिन्स ने एक ट्राउज़र पहनना शुरू किया जो मोटी धारी वाला होता था वो, और ये इसलिए था कि नोबल्स से खुद को अलग दिखाना है, क्योंकि नोबल्स पहनते थे नी ब्रेचेस, मतलब घुटने तक के वो जूते जो होते थे वो। तो उनसे अलग दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो उन्हें कहा गया सेंसक्यूलोटिस। उसका मतलब ये है कि दोज विदाउट नी ब्रेचेस। इसके अलावा जैकोबिन्स जो थे वो रेड कैप भी पहनते थे, जो शो करता था कि लिबर्टी को, आज़ादी को। बट इसमें दिक्कत ये थी कि वो मैन नॉट अलाउड टू डू सो, औरतों को इन्होंने भी आज़ादी नहीं दी, मतलब अभी भी दिक्कत बाकी है। वोमेन्स नॉट अलाउड टू डू सो। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स ने प्लान किया एन इंसरेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सियन हु वर अनचेयर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। अब जैकोबिन्स वालों को की ही सरकार चल रही थी तब। अब वो परेशान थे कि जो फूड की सप्लाई उसके प्राइस बढ़ रहे हैं क्योंकि कम ही है। तो इसके लिए भी जिम्मेदार उन्होंने राजाओं को ही ठहराया, क्योंकि तुम्हारी वजह से सारी चीज़ें ये हो रही हैं। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, तो इन्हीं का राज चल रहा था। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 10 अगस्त की मॉर्निंग में दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द Tuileries, massacred the king's guard and held the king himself as a hostage for several hours. तो 10 अगस्त को जैकोबिन्स के ग्रुप्स ने राजा को पकड़ लिया, हॉस्टेज बना लिया घंटों के लिए। अब उसके ऊपर के वो चला गया मुकदमा। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। उन्होंने जो जैकोबिन्स के ग्रुप थे जो गवर्नमेंट चला रहे थे तब, उन्होंने कहा जो ये महंगाई है, ये सब चीज़ों की वजह है, इन राजाओं की वजह से ये सारा हाल हुआ है। तो उन्होंने कहा अब राजाओं के ऊपर हम केस चलाएंगे। तो रॉयल फैमिली को, राजा को उसने पकड़ लिया। तो असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और असेंबली ने उन्हें जेल में डाल दिया। फिर इलेक्शन हुए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। फिर 21 साल से जो भी बड़े आदमी थे सबको वोट का अधिकार दे दिया गया। तो न्यूली इलेक्टेड जो असेंबली थी, ये चुनाव हुए। फिर जो जैकोबिन्स वो फिर चुनाव में जीतेंगे, क्योंकि वही पार्टी थी। तो न्यूली इलेक्टेड असेंबली कॉल्ड कन्वेंशन ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश द मोनार्की। उन्होंने मोनार्की को एकदम ख़त्म ही कर दिया और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया कि ये अब रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब अब लोगों का राज चलेगा। जब चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का राज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का राज चल रहा था जब जैकोबिन्स वाले एक्टिव थे। मतलब जैकोबिन्स वाले इतने वो नहीं थे, बट इस चुनाव के बाद वो गवर्नमेंट में आ गए। तो रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, मतलब ये अब लोग खुद का राजा खुद ही चुनते हैं। मतलब इसमें राजाओं का राज नहीं चलेगी, मतलब गवर्नमेंट
का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। अब लुई 16 को सेंटेंस्ड टू द डेथ, उन्हें फांसी दी जानी थी बाय ए कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। लुई 16 राजा थे जब फ्रांस के, उन्हें पकड़ लिया गया था तो उन्हें फांसी दे दी गई फिर, इसलिए कि तुमने ये देशद्रोही हो, तुम देश के खिलाफ तुमने काम किया है, क्योंकि दूसरे देश से तुमने सीक्रेट नेगोशिएशन किए। ऑन 21 जनवरी 1793 को उन्हें पब्लिकली फांसी दे दी गई। उसके बाद उनकी रानी जो थी मारिया एंटोनिएटी, उन्हें भी फांसी दे दी गई। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ख़त्म हो गई और रिपब्लिक आ गई, तो फ्रांस रिपब्लिक बन गया।